दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा और खूंखार तस्कर वीरप्पन के किस्से आज भी चर्चा में रहते हैं। एक ऐसा डाकू जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की और अपनी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। आज हम उसी वीरप्पन की कहानी आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। ये डायलॉग सभी ने शोले फिल्म में जरूर सुना होगा, लेकिन असल जिंदगी में भी ऐसा आतंक और खौफ वीरप्पन का था। वीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे खूंखार तस्कर था, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्या, 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार और 140 करोड़ से ज्यादा की चंदन तस्करी का आरोप था। लंबी मूछें और बेखौफ उसकी आवाज थी। वीरप्पन का डर ऐसा था कि आज भी तमिलनाडु के लोगों के जहन में उसकी दरिंदगी की कहानियां जिंदा हैं। वीरप्पन जब तक जिंदा रहा, दक्षिण की सरकारों के लिए सिरदर्द बना रहा। कर्नाटक के गांव गोपीनाथम में 8 जनवरी 1952 को जन्मे वीरप्पन का असली नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन केवल खूंखार ही नहीं, दिमाग से भी खेलता था। वीरप्पन साल 1987 में उस समय चर्चा में आया जब उसने दिगंबर नाम के एक वन अधिकारी को अगवा किया था। दरअसल वनों में जब अधिकारी जांच को आते थे, तब वीरप्पन और उनकी मुठभेड़ हो जाया करती थी। वीरप्पन के चर्चा में आने से पहले तमिलनाडु के जंगलों में पुलिस पेट्रोलिंग करती थी। इसके प्रमुख लहीम सहीम गोपाल कृष्णम हुआ करते थे। गोपाल कृष्णन काफी ताकतवर थे, इसलिए उनके साथ ही उन्हें रैम्बो भी कहा करते थे। इसी 20 साल 1993 में 9 अप्रैल को कुलाथपुर गांव में एक पोस्टर पाया जिसने सनसनी मचा दी। दरअसल इसमें वीरप्पन ने रैम्बो के लिए भद्दी भद्दी गालियां लिखी थी और पकड़ने की चुनौती दी थी। रैम्बो भी वीरप्पन के उकसावे में आ गए और उसे पकड़ने निकल पड़े। इसके बाद बीच में उनकी जीप खराब हो गई, जिस कारण उन्होंने रास्ते में तैनात पुलिस से वैन ले ली और 15 मुखबिरों, 2 वन गार्ड और 4 पुलिस वालों के साथ निकल पड़े। वीरप्पन को इसकी भनक लग गई और उसने रास्ते में बारूद बिछा दिया। जैसे ही बस पहुंची, एक बड़ा धमाका हुआ और सभी लोग मारे गए। एक बार वन अधिकारी पी श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वीरप्पन इतना चालाक था कि वो तब भी बच निकला। उसने सुरक्षा कर्मियों से सिर में दर्द की बात कही और तेल मंगाया। इसके बाद उसने वो तेल सिर की जगह हाथों में लगाया और कुछ ही मिनटों में उसने अपने हाथ हथकड़ियों से बाहर निकाले और भाग गया। वीरप्पन ने श्रीनिवास से अपनी गिरफ्तारी का बदला भी लिया। वीरप्पन ने श्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुनन को साथ में लिया और एक चाल चली। जैसे ही श्रीनिवास अर्जुनन के संपर्क में आए, अर्जुनन ने उन्हें वीरप्पन के सरेंडर करने की बात कही। हालांकि यह सब वीरप्पन की चाल थी। इसके बाद वीरप्पन को जैसे ही श्रीनिवास पकड़ने आए, उसने गोली मारकर अपना बदला लिया। श्रीनिवास की हत्या करने के बाद भी वीरप्पन का दिल नहीं भरा और उसने इसके बाद अधिकारी का सिर काटा और घर ले गया। उसके बाद उसके गैंग ने श्रीनिवास के कटे हुए सिर से फुटबॉल भी खेला। अभिनेता राजकुमार का किया अपहरण। साल 2000 में दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का पाला भी डाकू वीरप्पन से पड़ा। वीरप्पन ने राजकुमार का अपहरण कर लिया और उन्हें 100 दिनों तक अपने पास रखा। इस दौरान उसने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही सरकारों को घुटने पर ला दिया और अपनी कई बातें मनवाई। नवजात बेटी तक की चढ़ाई थी बलि। वीरप्पन इतना दरिंदा था कि उसने खुद को बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी तक की बलि चढ़ा दी थी। साल 1993 में वीरप्पन को एक लड़की पैदा हुई थी। उस समय इस तस्कर का गैंग बड़ा नहीं था, इसलिए वो थोड़ा डरता था। बच्ची जब रोती तो वीरप्पन और डरता, क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज़ 110 डेसिबल के आसपास होती है, जो बिजली कड़कने की आवाज़ से सिर्फ 10 डेसिबल कम होती है। एक बार वीरप्पन को उसकी बेटी ने रोने की वजह से मुसीबत में फंसा दिया, इसलिए उसने अपनी बच्ची की आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर दिया। 1993 में कर्नाटक एसटीएफ को मारी माडवू में एक समतल जमीन के नीचे खड्डे में नवजात बच्ची का शव मिला था। यह कहा जाता है कि चंदन तस्कर वीरप्पन खूंखार होने के साथ साथ तेज दिमाग का भी था। यही वजह था कि उस तक पहुंचने के लिए 3 राज्यों की पुलिस और आर्मी को 30 साल से ज़्यादा वक्त लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनकाउंटर में वीरप्पन के मारे जाने की सबसे बड़ी वजह थी मोतियाबिंद। दरअसल उसे मोतियाबिंद हो गया था और इलाज के लिए उसे 2 साथियों के साथ
पपरापत्ती के जंगल से बाहर निकलना पड़ा था। खुफिया सूत्रों से इसकी जानकारी उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही तमिलनाडु एसटीएफ के हाथ लग गई। इसके बाद एक प्लान के तहत एसटीएफ ने एक एम्बुलेंस जंगल में भेजी जिस पर सलेम हॉस्पिटल लिखा था। पुलिस को धोखा देने के लिए वीरप्पन ने अपनी मूंछें ट्रिम कर ली और साथियों के साथ मोतियाबिंद का इलाज कराने एम्बुलेंस में सवार हो गया। एसटीएफ ने वीरप्पन के हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते में एक ट्रक खड़ा कर दिया जिसमें हथियारों से लैस 22 एसटीएफ जवान मौजूद थे। एम्बुलेंस के ट्रक के पास आते ही एसटीएफ ने उसे हाथ देकर रोका और माइक पर वीरप्पन को सरेंडर करने को कहा। दूसरी बार सरेंडर करने का अनाउंसमेंट होते ही एम्बुलेंस चला रहा एसटीएफ का अंडरकवर जवान गाड़ी से नीचे उतर गया। इसके बाद वीरप्पन और उसके साथियों ने एम्बुलेंस के अंदर से ही फायरिंग शुरू कर दी। मौका पाते ही एसटीएफ ने एम्बुलेंस के अंदर ग्रेनेड फेंका और जवानों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। वीरप्पन के सिर में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 साथी गोलियां बरसाते रहे और वो भी अंत में एनकाउंटर में मारे गए। उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती थीं। ये कहा जाता था कि उसने कुल 2000 हाथी मारे ताकि उनके दांतों की तस्करी की जा सके। हजारों चंदन के पेड़ काट डाले, ना जाने कितने लोगों की हत्या कर दी। वीरप्पन रबड़ के जूतों में पैसे भर के जमीन में गाड़ कर रखता था। 10 साल की उम्र में किया था पहला कत्ल। 1962 में वीरप्पन ने 10 साल की उम्र में एक तस्कर का कत्ल कर दिया। ये उसका पहला अपराध था। उसी वक्त उसने फॉरेस्ट विभाग के भी 3 अफसरों को मारा। तब उसका नाम वीरैया हुआ करता था। वो बहुत करीब था। उसके गांव वाले कहते हैं कि फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने ही उसे स्मगलिंग के लिए उकसाया था। वीरप्पन की शादी भी हुई थी। उसने अपनी पत्नी का हाथ अपने ससुर से बिल्कुल फिल्मी अंदाज में मांगा था, पर जंगल में भागने के बाद उसने पत्नी को शहरी इलाके में रहने को भेज दिया। अब गरीब वीरप्पन पुलिस, राजनीति और भ्रष्टाचार के मकड़जाल में फंसकर तस्कर वीरप्पन बन चुका था। वीरप्पन ने जीवन में कई लोगों का किडनैप किया। 1997 में सरकारी अफसर समझकर जिन 2 लोगों को किडनैप किया वो फोटोग्राफर निकले। इन्होंने वीरप्पन के साथ 14 दिन जंगलों में गुजारे। इन लोगों ने बाद में इस घटना पर किताब भी लिखी। इसमें उन्होंने वीरप्पन की जो कहानियां बताई वो वीरप्पन के आतंक की कहानियों से हटकर थीं। उन्होंने बताया कि वीरप्पन हाथियों को लेकर बहुत इमोशनल था। उसने इन फोटोग्राफरों को बताया कि जंगल में जो भी होता है उसे वीरप्पन के नाम पर गढ़ दिया जाता है। उसने बताया कि हाथियों का धंधा वो बहुत पहले छोड़ चुका है। फ्रंटलाइन पत्रिका की एक रिपोर्ट की माने तो वीरप्पन ने कुल मिलाकर 500 से ज़्यादा हाथियों की हत्या नहीं की थी। हालांकि यह भी बेहद घृणित है, पर जो 2000 का आंकड़ा बताया जाता है वो करीब 25 साल में दक्षिण भारत में मारे गए कुल हाथियों का आंकड़ा है। इससे उसे कुल 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी भी नहीं हुई थी। इस आमदनी का भी बड़ा हिस्सा उसे बिचौलियों और राजनीतिक संरक्षण पर खर्च करना पड़ा था। जंगलों में रहने वाले उसे रॉबिन हुड से कम नहीं मानते थे। जो उससे एक बार मिलता था प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। यही वजह थी कि जिस रात वीरप्पन मारा गया उसके अगले दिन पोस्टमार्टम हाउस के बाहर उसकी लाश को देखने को 20,000 से ज़्यादा लोग लाइन में लगे हुए थे। वीरप्पन को कुल 184 लोगों का हत्यारा बताया जाता है, जिसमें से 97 पुलिस वाले थे। वीरप्पन के होने से देश को कुछ फायदे भी हुए। चंदन की तस्करी में वीरप्पन को फायदा होता था। इससे बहुत पैसा कमाया, पर जैसा कहा जाता है वीरप्पन ने 10,000 टन चंदन की लकड़ी काटकर बेची, जिससे उसे 2 अरब की कमाई हुई। ये बात बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। इन जंगलों में जिनका घर है वे लोग बताते हैं कि चंदन के कटे पेड़ जिस ट्रक पर लदे रहते थे, वीरप्पन उसकी छत पर बंदूक लिए बैठा रहता था और आगे का रास्ता बताया करता था। इस काम में हमेशा वो साथियों के साथ रहता था। फ्रंटलाइन की जिस रिपोर्ट का जिक्र मैंने ऊपर किया है वो बताती है कि वीरप्पन के कारण कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में पर्यावरण को नुकसान तो हुआ, लेकिन कई फायदे भी हुए। लेकिन ये सच है कि वीरप्पन ने चंदन के जंगलों को लगभग खत्म कर दिया है, पर उसके चलते कर्नाटक सरकार ने वहाँ के 2 मुख्य जंगलों में खदानों पर रोक लगा दी थी। इस बैन के रहते वहाँ अवैध खनन और अवैध खनन दोनों नियंत्रित हो गए, जिसके कारण इमारती लकड़ी के तस्कर भी जंगलों से दूर रहे। इसके अलावा भारी मात्रा में मौजूद जड़ी बूटियों के पौधे भी सुरक्षित रहे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।